हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैन्स द वर्ल्ड। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वैन्स वैन वुल्फ। और आज के पार्ट का नाम है हु इज किरमाड़ा। नाम देख के पता चले गया होगा कि आज किरमाड़ा के बारे में बात होने वाला है। और ये बात क्या होने वाला है ये तो आगे ही पता चलेगा ना, तो कहानी के साथ बने रहे। मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। अपने चैंगलिंग ने उन सबको मीटिंग एरिया में ला दिया होता है। आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे ये बाई और युआन के पास में वो जहाँ पे दोनों मिलके बात करते हैं ना, उसे मीटिंग एरिया कहूंगी मैं ऐसे, ठीक है। अब चैंगलिंग ने उन सबको मीटिंग एरिया में ला तो दिया होता है, बट वैन केसिंग देखता है कि ना वहाँ पे ये बाई है और ना ही वहाँ पे युआन है। अब ना वैन केसिंग बोलता है इन दोनों में से तो कोई नहीं है यहाँ पे। अपना चैंगलिंग वैन केसिंग की तरफ अपनी आंखें घुमाता है और कहता है अभी आ जाएंगे। अब अपना चैंगलिंग टेलीपोर्ट की शक्ति से उन दोनों को, मतलब उन चारों को वहाँ पे टेलीपोर्ट कर देता है। अब वो चारों जो कर रहे होते हैं ना, वो उसी पोजीशन में वहाँ पे आ गए होते हैं। अपना ही मजे से खून पी रहा होता है वाइन के गिलास में। ये भाई एकदम परफेक्ट टेलीपोर्ट हुआ होता है अपनी कुर्सी पे वाइन के गिलास के साथ। बट ये भाई का असिस्टेंट, मतलब अपना प्रिंस, वो तो इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था और उसी सिचुएशन में उसको वहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया गया था और वो अभी भी इंस्टेंट नूडल्स ही खा रहा था। ये भाई उन चारों को देखने लग जाता है कि है मैं यहाँ पे कहाँ से आ गया, मैं कैसे आ गया। अभी जो अपना प्रिंस रहता है वो बच्चों की तरह नूडल्स खा रहा होता है। फिर प्रिंस फटाफट उस नूडल्स को रखता है, अपने रुमाल से अपना मुंह साफ करता है और अपने मालिक के पास, मतलब ये बाई के पास सीधा जाके खड़ा हो जाता है। और अपना युआन और वोशी दोनों एक साथ में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो दोनों अभी इंटीमेट हो रहे होते हैं, मतलब वो ऊपर से शर्टलेस थे बट नीचे पैंट पहने हुए थे और वो उस समय किस कर रहे होते हैं। अपना वैन केसिंग ये देख के बोलता है ओह क्या नजारा है। वैन केसिंग तो उन दोनों को ही देखने लग जाता है। अपना जाओ जिसू वो फटाफट चैंगलिंग की नजरें बंद कर देता है, मतलब आंखों पे हाथ रख लेता है और खुद की नजर भी फेर लेता है। वो जो दूसरा वुल्फ था वो बड़े स्वैग से नीचे ही बैठा हुआ था और वो भी उन दोनों को देखा जा रहा था। अपनी वैन केसिंग की तो नजरें हट ही नहीं रही थी। ये देख के ये भाई खांसता है। खांसी की आवाज़ सुन के अपना वोशी और अपना युआन देखते हैं कि वो कहीं पे टेलीपोर्ट हो गए हैं। वो जब देखते हैं कि वो सारे लोग उन दोनों को ऐसे देखे हैं, वो बहुत नर्वस हो जाते हैं। अपना वोशी फटाफट एक जगह खड़ा हो जाता है, अपना युआन भी वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है। बट वो बेचारे अभी भी शर्टलेस थे क्योंकि उनका शर्ट तो उनके पास था ही नहीं। अपने ये भाई ने एक एक्स्ट्रा कोट पहना हुआ था, मतलब शर्ट के ऊपर कोट पहनते हैं ना, उसने वो पहन रखा था। तो अपना जो ऊपर का कोट रहता है वो युआन को दे देता है और कहता है तुम पहन लो, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। युआन उस कोट को ले लेता है और अपने वोशी को दे देता है। अपना चैंगलिंग उन दोनों लीडरों के सामने सीधा खड़ा हो जाता है और उनको झुक के ग्रेट करता है और कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको टेलीपोर्ट कर दिया अचानक से आपके बिना परमिशन से, बट ये बात थोड़ी अर्जेंट थी। ये भाई बोलता है कोई बात नहीं, तुम बताओ कि तुमने टेलीपोर्ट क्यों किया और तुम इन दोनों नमूनों को क्यों लाए और तुमने इन दोनों को अपना राज क्यों बताया। चैंगलिंग बोलता है सिचुएशन ही ऐसा आ गया था, जो व्यक्ति जो वुल्फ लड़कियों को मार रहा था उनने हम पे हमला करने की कोशिश की है। अब चैंगलिंग थोड़ा सा साइड हटता है तो वो वुल्फ वहीं पे बैठा हुआ था। वुल्फ अपने हाथों से ऐसा ना इशारा करता है कि वो वहीं पे है। अपना ये भाई उस वुल्फ को देखता है तो बोलता है फई, तुम्हारा नाम फई है ना। अपना युआन भी देखता है और सीरियस हो जाता है और कहता है फई, एक तो तुमने हमसे गद्दारी की और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। अपना जाओ जिसू अपने लीडर युआन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है लीडर, गद्दारी आप क्या कह रहे हैं, आप इन्हें जानते हैं क्या। जानता हूँ मैं इसे, ये वुल्फ का नेता बनना चाहता था पर ये बन नहीं पाया तो इनने हमारा कबीला छोड़ दिया था और अलग हो गया था। अब वो जो वुल्फ है ना उसका नाम फई है। अपना युआन कहता है बताओ फई, तुम लड़कियों का दाहिना पाँव क्यों ले जा रहे हो। फई तो पहले बहुत हंसने लग जाता है, फिर एकदम से सीरियस होता है और कहता है इकरस को खुश करने के लिए। और इकरस नाम सुन के सबके सब सीरियस हो जाते हैं, अपना बिच्छू और अपने चैंगलिंग को छोड़ के। बिच्छू जब देखता है कि बाई सीरियस है तो बोलता है सर
आप इतने सीरियस क्यों हैं? ये इकरस कौन है? अपना भाई सीरियस ही था और वो कहता है इकरस एक तरीके का चाबी है दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए। अगर तुम उसे खुश कर दोगे तो वो तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में जाने देगा इजीली, नहीं तो तुम्हें बहुत कठिन रास्तों से जाना पड़ेगा। अगर तुम इकरस से सामना नहीं करना चाहते हो तो वो कुछ ऐसा रास्ता है जो तुम्हारे दिल दिमाग सबके साथ खेलता है, इसलिए सब इकरस वाले रास्ते से जाना चाहते हैं। बट इकरस वाले रास्ते से जाने के लिए उनको लड़कियों का दाहिना पाँव देना पड़ता है। अपना बिच्छू बोलता है कितनी लड़कियों का दाहिना पाँव देना पड़ता है? भाई कहता है 10,000 पाँव, 10,000 पाँव लड़कियों के इकरस को भेंट में देना पड़ता है, तब वो कहीं जाने देता है तुम्हें उस दूसरे वर्ल्ड में जहाँ पे किरमाड़ा बंद है। फई गुस्सा हो जाता है और कहता है तमीज़ से नाम लो तुम, उन्हें राजकुमार किरमाड़ा को हो, राजा किरमाड़ा को हो, गॉड किरमाड़ा को हो। तुम तो अच्छे लोग किरमाड़ा जी को ऐसे कैसे उनके नाम से बुला सकते हो? इज्जत दो तुम उन्हें। अपना भाई फई की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है तुम लोग और कितने मिले हुए हो? कौन कौन किरमाड़ा को वापस लाना चाहता है? साफ साफ मुझे बताओ। फई कहता है मैं ही हूँ बस, इस नेकी के काम में मैं ही हूँ बस। अपना भाई स्माइल करता है और कहता है हो ही नहीं सकता, एक नॉर्मल इंसान के बिना तुम किरमाड़ा के पास भी पहुँच गए तो कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो तो तुम चुपचाप बता दो, नहीं तो तुम जानते नहीं हो कि हमारे जेल में बहुत टॉर्चर किया जाता है। वही एक नॉर्मल सी स्माइल करता है और कहता है जो करना है कर लीजिए, पर इस नेकी के रास्ते में मैं ही हूँ सिर्फ अकेला। अपना भाई युवान की तरफ देखता है और कहता है क्या हम इसे अपने काल कोठरी में रख सकते हैं? युवान हाँ में सिर हिला देता है। भाई अब चैंगलिंग को इशारा करता है। अब चैंगलिंग फई को येबाई की महल की कोठरी के अंदर कैप्चर कर देता है। वो एक जादुई कोठरी है जहाँ पे अंदर रहने वालों की शक्ति बिल्कुल काम नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। अपना युवान अब वैन और जाओ और चैंगलिंग को थैंक यू बोलता है इसे पकड़ने के लिए। वैन गेजिंग कहता है अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक हीरो का काम ही होता है ना कमज़ोर इंसान को बचाना, वही मैंने किया है, इतनी तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना युवान मन में कहता है हीरो से तो ज़्यादा मुझे विलन लगता है ये। अपना वैन गेजिंग कहता है उपसी मैं मन की बातें पढ़ सकता हूँ तो मन में मत कहिए, सामने कहिए ना। युवान मुंह बिगाड़ लेता है और कुछ नहीं कहता है। अपना वैन गेजिंग अपने लीडर से कहता है एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, चैंगलिंग को आपने हम दोनों की नज़र रखने के लिए भेजा था क्या? भाई कहता है इतना फालतू का काम मैं नहीं करता, चैंगलिंग पहले से ही उस स्कूल में पढ़ता था, तुम बाद में आए हो वहाँ पे टीचर बन के, ठीक है? अपना वैन बोलता है ओ मैं तो ये भूल ही गया था। वैन गेजिंग चैंगलिंग के सामने देखता है और कहता है अब मुझे वापस टेलीपोर्ट कर दो, वो साव पागल हो गई होगी। अब पता नहीं वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे एक वुल्फ को अपने दोनों पाँव पे चलते हुए और बोलते हुए देख के। अपना जाओसु कहता है सही कहा तुमने, पूरा रायता फैल गया होगा, वो सब तो डरे हुए होंगे अभी भी, ये बात पूरी मीडिया में फैल जाएगी अब। अपना युवान कहता है टेंशन की बात नहीं है जाओ जिसु, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम ज़्यादा मत सोचो। अपना जाओसु बोलता है पर कैसे लीडर? युवान कहते हैं जैसे भाई के पास एक ऐसा पर्सन है जो हीलिंग और टेलीपोर्टेशन जानता है, वैसे ही हमारे पास एक ऐसी पर्सन है जो दूसरों की मेमोरी इरेज कर देती है या फिर उसकी जगह पे कुछ और रख देती है। अब हमें अपनी स्कूल की बस दिखाई जाती है जहाँ पे अभी भी सारे के सारे बच्चे डरे हुए रहते हैं और ड्राइवर भी डर डर के कार चला रहा होता है, मतलब सॉरी बस चला रहा होता है। अब उस बस के सामने अचानक से चैंगलिंग की एज वाली लड़की 15-16 साल वाली लड़की सामने आके खड़ी हो जाती है। बस ड्राइवर हाथों हाथ ब्रेक लगाता है। साव जब बाहर देखती है तो एक 15-16 साल की लड़की को देख के सोचती है कि कोई मामूली बच्ची है जो जंगल में भटक गई होगी। साव को डर भी तो लग रहा था कि ये कहीं डीमन ना हो, बट वो फिर भी हिम्मत दिखाती है और उस लड़की के पास जाती है और कहती है बच्ची तुम कौन हो
इतने रात में तुम क्या कर रही हो और तुम बस के सामने क्यों आई? मरना चाहती हो क्या? अब वो जो बच्ची रहती है ना, सब की तरफ आंखें दिखाती है और उसकी आंखें पूरी ब्लू हो जाती है बच्ची की, और साव की भी आंखें धीरे धीरे ब्लू होने लगती है। वो लड़की कहती है, भूल जाओ, तुमने जो देखा भूल जाओ, तुम यही सोचो कि तुमने एक हैप्पी ट्रिप करके अपने घर गए हो। अभी साव एक रोबोट की तरह हो गई होती है और वो कहती है, मैं एक हैप्पी ट्रिप करके अपने घर गई हूँ, मैं एक हैप्पी ट्रिप करके अपने घर गई हूँ। वो बच्ची मुस्कुराती है और बस के अंदर जाती है और अपना जादू सब पे कर देती है, तो सबको ये लगता है कि वो एक हैप्पी ट्रिप करके घर जा रहे हैं, उनने बीच में कुछ नहीं देखा है अभी। अब कहानी वापस से अपने मीटिंग एरिया में पहुंचती है। चैंगलिंग अपने हाथ में देखता है तो उसकी हाथों की नसें ना रेड होने लगती है। चैंगलिंग कहता है, सियालियांग ने अपना काम कर दिया है, हमें चलना चाहिए, देर हो जाएगी। वैन गेजिंग कहता है, वाह, मैं तो सोचता था वुल्फ के पास कुछ नहीं है, बट उनके पास भी काम वाले लोग हैं ही। अपना वैन कुछ कहता उससे पहले बाई बोलता है, इसे फटाफट ले जाओ, नहीं तो ये 2 जगहों में लड़ाई करवा देगा। अपना चैंगलिंग हाँ करता है और बस के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। अब वो तीनों बस के अंदर वापस आ गए होते हैं। अपनी शियालियांग वहीं पे बस में बैठी हुई थी। शियालियांग उठती है, चैंगलिंग के गले मिलती है और कहती है, चैंगलिंग, तुम तो मेरे से बात ही नहीं करते। अब सियालियांग जिस हिसाब से बात कर रही होती है ना, वो देख के वैन गेजिंग चैंगलिंग को हल्का सा मारता है और कहता है, ओहो गर्लफ्रेंड, इतनी छोटी उम्र में। जाओ जिसु गुस्सा होता है और कहता है, कम से कम बच्चों को तो छोड़ दो, उनसे तो ऐसी बात मत करो। जाओ जिसु गुस्सा हो गया होता है। चैंगलिंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, पर सियालियांग शर्मा रही होती है। वो वैन गेजिंग के पास जाती है और कहती है, आप कितने समझदार और कितने अच्छे हैं। और ये कहते ही ताली बजाती है और चैंगलिंग को आंख मारती है और चैंगलिंग हाथों हाथ सियालियांग को कहीं टेलीपोर्ट कर देता है। अब सारे बच्चे ना होश में आ जाते हैं, मतलब वो जो उनके साथ हुआ था वो आधी मेमोरी भूल गए होते हैं और उनको इतना ही याद रहता है कि वो अपने घर जा रहे हैं। अपनी शाव को भी बस यही याद रहता है कि वो घर की तरफ जा रही है। शाव वैन गेजिंग को देखती है, उसके पास आ जाती है और कहती है, वैन सर, हमारा ट्रिप कितना अच्छा रहा ना, फाइनली हम सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। अपना वैन गेजिंग बोलता है, ये काश बेहोश ही रहती, बट वो स्माइल करता है और कहता है, अब जाओ जिसो अपने जगह पे बैठ गया होता है और अपना चैंगलिंग भी एक जगह पे बैठ गया होता है। अब हमें फई को दिखाया जाता है जिसको अपना प्रिंस देख रहा होता है एक बड़े से कंप्यूटर के थ्रू। उसके पास में अपना बाई भी खड़ा रहता है। बाई कहता है, इस फई पे पूरी नजर रखना, ठीक है? अपना प्रिंस कहता है, ठीक है। प्रिंस अचानक से बोलता है, बाई सर, हो इस किरमाड़ा। अपना ये भाई बोलता है, तो हम जानना चाहते हो? प्रिंस बोलता है, अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। अपना भाई अपने वो कटे हुए हाथ को देखता है और कहता है, किरमाड़ा मेरे लिए एक बुरा सपना है। छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें किरमाड़ा के बारे में बताता हूँ। वो BC वाले समय थे जब इंसानों को डीमन दिखना स्टार्ट हुए थे। इंसानों के लिए डीमंस बहुत ही यूनिक से थे। शुरुआती तौर पे इंसानों पे डीमनों ने बहुत राज किया, पर वक्त धीरे धीरे ढल सा गया। बहुत सारे डीमन हंटर आ गए और वो इंसानों के लिए गोल्डन एरा था एक तरीके का। हम डीमन इंसानों के गुलाम बन के रहते थे, बहुत डरते थे। बहुत सारे डीमन थक हार के सैटन के पास गए, उनसे बहुत मुरादें की, बहुत ही मदद मांगे। तब सैटन ने अपने बाल का एक टुकड़ा उन्हें दिया। उस बाल के टुकड़े से एक अलग सी ऊर्जा बाहर निकली। वो एक छोटे बच्चे की तरह थी, एकदम उसके आसपास कुछ नहीं था, बस वो एक ऊर्जा थी। वो ऊर्जा किसी भी इंसानों के अंदर जा सकती थी और वो जिस इंसान के अंदर जाती, वो इंसान उससे कुछ भी मांगता वो उसके लिए पूरा करता, वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरा करता, चाहे वो किसी को मारने की होती या फिर उसकी खुद की कोई ख्वाहिश होती, वो पूरा करता। अब डीमनों ने एक इंसान को मना लिया अपने साथ के लिए।
वो इंसान मान तो गया, पर जैसे ही उस इंसान को किरमाडा की पावर मिली, किरमाडा उसके अंदर जैसे ही समाया, उस इंसान ने कह दिया कि सारे डीमनों को मार देना। उस बॉडी के अंदर किरमाडा का राज हो गया। किरमाडा ने उस इंसान की बात मानी और धीरे धीरे करके सारे डीमनों को मारता गया। सारे डीमनों ने अपनी रक्षा के लिए बहुत कुछ किया। हम लोगों ने एक बहुत बड़े युद्ध का आगाज़ किया। मुझे पता है, मैं और मेरा भाई, छोटा भाई रोंगजुआन, हम उस लड़ाई में शामिल थे। हमारे बहुत से दोस्त उस लड़ाई में शामिल थे। डीमनों की वर्ल्ड से भी बहुत से लोग हमारे साथ मिले थे। बहुत बड़ी लड़ाई थी वो। हम सब किरमाडा को मारने के पीछे पड़े हुए थे, पर कोई भी उसे मार नहीं सकता था। इसलिए रोंगजुआन ने एक प्लान बनाया। रोंगजुआन डीमन नहीं था, वो बहुत बड़ा सोर्सरर था। वो एक बहुत बड़ा जादूगर था। उसने एक जादू का मंत्र बनाया जिससे हम किरमाडा की रूह को उस इंसान के शरीर से निकाल पाते और उसे एक जगह बंद कर पाते। उस जादुई मंत्र के लिए रोंगजुआन को बहुत कुछ चाहिए था। बहुत लोगों की जान चाहिए थी। कम से कम 10,000 लोगों ने अपनी जान दी थी, तब हम वो जादू किरमाडा पे कर पाए थे। पर उस जादू को भी करने के लिए किरमाडा को छूना था। मैं किरमाडा से लड़ाई करने गया कि मेरा भाई रोंगजुआन उसको छू पाए और उस पर वो जादू कर पाए। लड़ाई के वक्त मैंने अपना हाथ खो दिया। रोंगजुआन ने जैसे तैसे करके किरमाडा को छू ही लिया और उस जादुई मंत्र का उपयोग उस पे कर ही दिया। उस जादुई मंत्र की वजह से किरमाडा एक बहुत बड़े गेट के अंदर बंद हो गया। उस गेट की 4 चाबी थी, जो 4 अलग अलग लीडरों के पास है। एक चाबी हमारे पास है और तीनों चाबी उस डीमन वर्ल्ड में है। डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले तो इकरस से लड़ना पड़ता है। अगर तुम इकरस से लड़ना ना चाहो तो एक और रास्ता है, बट वो रास्ता डीमनों से भरा हुआ है। बहुत कम लोग उस रास्ते को पार कर पाए हैं। और पार करने के बाद डीमन बस्ती के राजा, उनके पास भी बहुत से दानव हैं। उनके पास भी कोई नहीं जा सकता। डीमन बस्ती के लास्ट वाले मोड़ पे किरमाडा का रूह है, एक बोतल के अंदर बंद, एक दरवाजे से सील। अपना प्रिंस कहता है भाई से, आपके भाई का क्या हुआ? अपना भाई कहता है रोंगजुआन तो वो शक्ति यूज करते समय ही मारा गया था। 1,00,000 लोग लगे थे किरमाडा को मारने के लिए, सारे ताकत पर फिर भी कोई किरमाडा को हरा नहीं पाया था। कोई उसे मार नहीं पाया, बस उसे बंद कर पाया। अपना प्रिंस कहता है, आपको क्या लगता है वो जो तीनों लीडर हैं डीमन वर्ल्ड के, वो अच्छे हैं? उनके पास वो शस्त्रागार की चाबी सेफ है क्या? भाई कहता है, मुझे नहीं पता। प्रिंस कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो सेफ है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो वुल्फ है वही ये अकेला है। मुझे नहीं लगता, बहुत से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कहीं किरमाडा वापस ना आ जाए, नहीं तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। भाई कहता है, मुझे भी इसी बात का डर है कि दुनिया तबाह ना हो जाए। सच कहूँ तो मुझे भी उन लीडरों पे विश्वास नहीं है। अपना प्रिंस तब कहता है, तो क्यों ना हम वो सारी चाबी अपने पास रखें, अपने पास संभाल के रखें। वो चाबी हमारे पास ज़्यादा सेफ रहेगी। उन डीमनों का क्या भरोसा, वो चाबी कहीं किसी को दे दे तो? डीमन वर्ल्ड का तो कुछ नहीं होगा ना, वो तो चाबी दे ही देंगे, या फिर वो भी फायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाए। अपना भाई कहता है, बात तो एकदम सही है, बट डीमन वर्ल्ड में जाएगा कौन? आखिरकार वो चाबी लाएगा कौन? डीमन वर्ल्ड बहुत खतरनाक है एक तरीके से। अपना प्रिंस कहता है, बहुत से लोग हैं ना, बहुत से ताकतवर लोग हमारे पास भी है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए। किसी एक की जान खतरे में डाल के हम लाखों की जान बचा सकते हैं। आप मुझे डीमन वर्ल्ड में भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस चाबी को लाने की। अपना भाई कहता है,
तुम पागल हो प्रिंस, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, एक भी पावर नहीं है। हाँ, तुम तलवार अच्छा चला सकते हो, बट तुम तलवार चला के उन डेमनों से नहीं जीत सकते। याद नहीं है तुम्हारे माँ बाप को डेमनों ने मारा था, कैसे रो रहे थे तुम। अगर मैं नहीं आता तो वो तुम्हें भी मार डालते। अपना प्रिंस आंखें नीचे कर लेता है और कहता है कैसे भूल सकता हूँ मैं। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस की माँ बाप मरे हुए थे और प्रिंस उस समय सिर्फ 8 साल का था। वो रोया जा रहा था, अपने मम्मी पापा के लाश को छू रहा था। अब एक डीमन प्रिंस को भी मारने वाला था, तभी अचानक से उन सारे डीमनों का गला कट जाता है। उन डीमनों के पीछे से अपना भाई आता है और प्रिंस को देखता है और कहता है तुम ठीक हो, तुम इंसान के बच्चे हो ना, तुम में से स्मेल तो वही आ रही है। अपना प्रिंस डरा हुआ था, वो कहता है नहीं, मैं डीमन हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। अपना भाई उसकी तरफ जाता है, उसकी आंखों में आंखें डालता है और कहता है बच्चे, मैं एक वैम्पायर हूँ, मुझे इंसानों की स्मेल पता चलती है, तो झूठ मत बोलो नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। अपना प्रिंस रोने लगता है और कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मैं इंसान ही हूँ, मुझे मत मारो। वो बच्चा बहुत पैनिक करने लगता है, मतलब प्रिंस अपना बहुत पैनिक करने लगता है। तो ये भाई उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अपना गुलाम बना के रख सकता हूँ, तो मेरे गुलाम बन गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अपना प्रिंस कहता है ठीक है, मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। भाई कहता है ये हुई ना बात। अब भाई उस 8 साल के प्रिंस को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है ठीक है, मेरी रोजाना सेवा करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहते ही भाई प्रिंस को अपने घर ला दिया होता है। भाई ने कहा तो होता है कि प्रिंस को गुलाम बना के रखेगा, बट उसने ऐसा कुछ किया नहीं होता है। उसे प्रॉपर सम्मान दिया होता है और किसी भी वैम्पायर को उसको छूने नहीं दिया होता है, ना ही उसका कभी भी खून लिया होता है पीने के लिए। और कहानी स्टार्ट होती है मीटिंग एरिया से। अपने भाई और अपने प्रिंस एक जगह रहते हैं और युवान और वुशी एक जगह रहते हैं। युवान भाई से कहते हैं तुमने मुझे क्यों बुलाया है? भाई कहते हैं मैंने कुछ सोचा है। अपना युवान कहता है क्या सोचा है तुमने? भाई कहते हैं मैंने सोचा है कि किरमाडा को जो दरवाज़ा रोक रहा है, उस दरवाजे की चाबी हम इंसानी लोग लाएं और अपने पास रखें। वो डीमन वर्ल्ड में सेफ नहीं है, मुझे लगता है। युवान कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो डीमन वर्ल्ड में सेफ नहीं है? भाई कहता है मैं डीमन वर्ल्ड पे उतना विश्वास नहीं करता, पर चाहे तो हम पे हमला भी कर सकती है किरमाडा का सहारा लेके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो शस्त्रागार की चाबी हमारे पास रहे। युवान कहता है अच्छा ठीक है, हम वो चाबी ला देंगे, बट लाएगा कौन, तुमने सोचा है? भाई थोड़ा सा नर्वस होके कहता है मैंने सोचा है कि मेरी तरफ से वैन गेजिंग जाएगा और तुम्हारी तरफ से जाओ चिसू, और हम चैंगलिंग को भी साथ में भेज देंगे। एक वही लोता हीलर बचा है, वो इस सफ़र में उन दोनों के बहुत काम आएगा। अपना युवान गुस्से से उठ जाता है और कहता है भाई तुम पागल हो क्या? तुम जानते नहीं हो कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम जाओ जिसू को डीमन वर्ल्ड में जाने को कह रहे हो? अपना भाई भी उठ जाता है और कहता है हाँ मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं अपने लोगों का भला सोच रहा हूँ। मैं वो मौत का तांडव फिर से नहीं होता देखना चाहता जो पहले हो चुका है। युवान तुम नहीं जानते, किरमाडा से मैं लड़ा हूँ, मैंने अपने भाई अपने दोस्त खोए हैं, तुमने नहीं। अपना युवान शांत हो जाता है ये बात सुन के, क्योंकि युवान ने किरमाडा से नहीं लड़ाई की है। किरमाडा के वक्त तो वो जिंदा भी नहीं था, पैदा भी नहीं हुआ था। अपना भाई कहता है युवान तुम नहीं जानते हो किरमाडा की शक्ति, वो अजीम शक्तियों का राजा है, उससे कोई नहीं जीत सकता। अपना युवान कुछ कह नहीं पा रहा था, बट वो फिर भी कहता है पर भाई तुम जानते हो जाओ जिसू की माँ का पंख डीमन वर्ल्ड में ही है। अगर उसे ये पता चला, अगर उसने उसकी माँ का पंख देख लिया तो उसकी क्या हालत होगी, तुम ही सोचो। अपना भाई कहता है तुम नहीं जानते कि मैं जिस वैन केसिंग की बात कर रहा हूँ उसका बुरा सपना भी डीमन वर्ल्ड में ही है, जिससे वो नफरत करता है, प्यार करता है, वो भी डीमन वर्ल्ड में ही है। अगर वहाँ पे जाओ जिसू का दुख है तो वैन केसिंग का भी है, पर मैं फिर भी भेज रहा हूँ
क्योंकि अभी किरमाड़ा के बारे में सोचना जरूरी है। अपना युवान शांत होता है, फिर कहता है चलो ठीक है, पर तुम्हें क्या लगता है वैन और जाओ जाने के लिए तैयार होंगे? वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, पास में देखते ही एक दूसरे की जान लेने के पीछे पड़ जाते हैं। वो क्या जाएंगे एक दूसरे के साथ? क्या वो बना के काम कर पाएंगे? क्या वो एक परफेक्ट टीम बन पाएंगे? भाई कहता है वो परफेक्ट टीम बने या फिर ना बने मुझे नहीं पता, पर उन दोनों से शक्तिशाली अभी हमारे पास तो कोई नहीं है। युवान फिर शांत हो जाता है। भाई कहता है तुम जाओ को मनाओ, मैं वैन को मनाता हूँ। चैंगलिंग तो उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो ही जाएगा। युवान बस हाँ में सिर हिलाता है और कहता है ठीक है, मैं मनाने की कोशिश करूँगा, पर मैं पूरी गारंटी नहीं दे सकता। भाई कहता है कोई बात नहीं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। युवान और वुशी अपने घर में बैठे हुए थे। वुशी युवान की गाल पे हाथ रखता है, उसके लिप पे हल्का सा किस करता है और कहता है बड़े टेंशन में लग रहे हो तुम। युवान कहता है जाओ जिसू, मुझे उसका लेके टेंशन है। वो डीमन वर्ल्ड में कहीं अपने माँ के पाँव को ना देख ले, वो पागल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और तो और मैं जाओ जिसू को मनाऊँ कैसे वैन केजिंग के साथ जाने के लिए? तुम जानते हो जाओ जिसू वैम्पायरों से कितना नफरत करता है, और वो वैन केजिंग से तो बहुत ही ज़्यादा करता है। अपना वुशी युवान के हेड पे अपना हेड रखता है, उसके गाल पे हाथ रखता है और प्यार से कहता है मैं उसे मनाने की कोशिश करूँगा, तुम टेंशन मत करो। युवान बस एक हल्की सी स्माइल करता है। अब कहानी बाई पे शिफ्ट होती है। बाई अपने काल कोठरी की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे अपना फई कैद है। बहुत सारे सैनिक है वहाँ पे। सारे भाई को देख के सल्यूट करते हैं। भाई सिर्फ मुस्कुराता है और काल कोठरी में चला जाता है फई वाले सेक्शन में। सबकी अलग अलग कोठरी होती है ना, तो वो फई वाले कोठरी के पास जाता है। अभी हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो किसी की टी शर्ट खोलने में मदद कर रहा होता है। उस दूसरे शख्स का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा होता है क्योंकि उसके चेहरे पे पूरा टी शर्ट रहता है। अपना प्रिंस कहता है आप इतने टाइट ड्रेस पहनते ही क्यों हैं जो खुलते नहीं हैं? अब प्रिंस जोर लगा के उसकी टी शर्ट खोल ही देता है और वो शख्स अपना भाई रहता है। भाई स्माइल करता है और कहता है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। प्रिंस कहता है कोई बात नहीं सर, पर आप लूज ड्रेस पहना करिए, सही रहेगा। आपकी ड्रेस हमेशा पे फंस जाती है। अपना भाई कहता है हाँ ज्यादा मत बोलो अब तुम। प्रिंस कहता है ठीक है। अब थोड़े दूर में ही प्रिंस का फोन पड़ा रहता है, जहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज देख रहा होता है फई के काल कोठरी वाला। फई के काल कोठरी के पास अभी भी बाई खड़ा था, बट बाई तो अपने प्रिंस के पास खड़ा था ना, और अपने प्रिंस की नज़र ना अभी सीसीटीवी कैमरा फुटेज में नहीं होती है। उसकी पूरी नज़र अभी बाई पे होती है और किसी पे नहीं। अब कहानी शिफ्ट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग पे। अपना वैन केजिंग अभी भी सो रहा था क्योंकि वो सुबह के 5 बजे अपने घर पहुंचा हुआ था। वैन केजिंग को एक सपना आता है। वैन केजिंग अपने सपने में अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड अपनी क्वीन के पास, मतलब अपने लीसे के सामने खड़ा हुआ था। लीसे एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़ लेती है, उसका चेहरा भी दिखाया नहीं जाता। लीसे कहती है सॉरी वैन, बट अब मेरा ना तुमसे इंटरेस्ट चला गया है। मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट भी चला गया है, तो माफ़ करना। वैन केजिंग कहता है तुम मुझे छोड़ रही हो क्वीन? अपनी लीसे कहती है सॉरी माफ़ करना। अभी ना वैन अपने हिस्ट्रिकल वाले लुक में ही था और चीज़ से भी। वैन केजिंग के आँखों के सामने से ही उसकी लीसे किसी और के साथ चली जाती है। वैन केजिंग का फिर नींद खुल जाता है, वो बिस्तर पे ही बैठा हुआ रहता है। वैन केजिंग अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है उस यादों के भंवर ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अब हमें जाओसू को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बहुत सीरियस होकर बैठा हुआ रहता है। वो एक सामने वाली पेंटिंग को देख रहा होता है जिसमें एक लड़की के पंख थे और वो आसमान में उड़ रही थी। जाओ जिसू उस पंख को बहुत ध्यान से देख रहा था। जाओ जिसू को धीरे धीरे उस पंख में अपनी माँ का पंख दिखने लग जाता है। अब अचानक से जाओ जिसू की पीठ पे कोई हाथ रखता है और कहता है जाओ जिसू तुम क्या देख रहे हो? और वो अपना होश ही रहता है। अपना जाओसू कहता है कुछ नहीं सर, मैं कुछ नहीं देख रहा। अपना होश ही बोलता है
कम ऑन जाओ, मुझे सर मत बोला करो, मैं सिर्फ 25 साल का ही हूँ अभी, मैं तो बहुत छोटा हूँ। अपना जाओ मुस्कुराता है। पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहती है, हाँ तो मुझे बुढ़ा कहना चाहते हो ना, क्योंकि मैं तो 25 सालों से जी रहा हूँ। अब वहाँ पे युवान आता है और खड़ा हो जाता है। उसी युवान को कमर पे हाथ रखता है, हल्का सा उसके सर पे सर रखता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है माय ओल्ड मैन, वैसे आजकल के लोगों को शुगर डैडी अच्छे लगते हैं ना, तो तुम मेरे शुगर डैडी हो। अपना युवान हल्की सी स्माइल करता है। फिर युवान और वूशी भी वहाँ के सोफे पे बैठ जाते हैं। अपना जाओ जिसो उन दोनों को देख के मुस्कुरा रहा होता है। जाओ जिसो मन में कहता है, कितनी प्यारी जोड़ी है इन दोनों की, नजर ना लगे। अब जाओ सो उन दोनों से पूछता है, वैसे आपने मुझे बुलाया क्यों है सर? अब युवान और वूसी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो थोड़े नर्वस से रहते हैं। अब हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो एक हेडफोन के शॉप में रहता है और अपने लिए हेडफोन खरीद रहा होता है और उसके पास शियालियांग भी होती है। शियालियांग कह रही होती है, मैं तुम्हें दिलाऊं क्या? मुझे आज युवान अंकल ने पैसे दिए हैं तो मैं तुम्हारे लिए एक हेडफोन बाय कर सकती हूँ। अपना चैंगलिंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है शियालियांग, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? शियालियांग अपने गाल पे हाथ रखती है और कहती है, चैंगलिंग तुम कितने खड़ूस हो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ बट तुम तो मुझे इग्नोर ही करते रहते हो। चैंगलिंग अपना एक हेडफोन खरीद लेता है और पैसे दे देता है और वहाँ से जाने लगता है बिना कुछ कहे। शियालियांग कहती है, खड़ूस बात तो सुनो मेरी, और शियालियांग चैंगलिंग के पीछे पड़ जाती है। बट चैंगलिंग शियालियांग की बातों का जवाब नहीं देता है और अपना हेडफोन अपने कानों में लगा लेता है। अब चैंगलिंग बहुत आगे चला जाता है, शियालियांग पीछे रह जाती है। शियालियांग अपनी पाँव पटकते हुए कहती है, खड़ूस कहीं का, पर देखना एक दिन ये खुद चल के मेरे से बात करेगा। फिर शियालियांग चैंगलिंग का पीछा नहीं करती है और वापस अपने घर जाने लगती है। अब कहानी शिफ्ट होती है वैन केजिंग पे। वैन केजिंग के घर पे अपना भाई आया रहता है। वैन केजिंग अजीब सा इंप्रेशन बना रहा होता है। भाई कहता है, तुम कितने अजीब हो, तुम्हारा सीनियर तुम्हारे घर आया है, तुम्हें खुश होना चाहिए और तुम इतने अजीब से चेहरे बना रहे हो। वैन केजिंग मुंह बिगाड़ता है, अपने गाल पे हाथ रखता है और कहता है, कौन सा निहाल कर दिया आके, बताइए काम क्या है? बिना काम के तो आप कहीं आते जाते नहीं हैं। अपना भाई कहता है, ठीक है मैं काम ही बता देता हूँ, पहले तुम्हें एक मिशन पे जाना है। वैन केजिंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अपना भाई हल्के से गुस्से में कहता है, तुम भूल रहे हो मैं वैम्पायरों का लीडर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। वैन केजिंग कहता है, हो तो, बट मेरी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना, मैं कोई मिशन पे नहीं जाना चाहता। वैसे ही मैं बहुत थक चुका हूँ, मैंने फई को पकड़ा है जो इंसानों को मार रहा था, मैंने बहुत बड़ा काम किया है, अब मुझे कोई मिशन में नहीं जाना। अपना भाई कहता है, ये मिशन बहुत जरूरी है। वैन केजिंग कहता है, मेरे लिए नहीं है। भाई कहता है, बात तो सुनो, बट वैन केजिंग बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए भाई जल्दबाजी में कह देता है, ये किरमाड़ा से लेके है, क्या तुम अभी भी नहीं जाना चाहोगे? किरमाड़ा का नाम सुन के वो शांत हो जाता है और कहता है, किरमाड़ा से रिलेटिव मतलब? अब हमें युवान को दिखाया जाता है जिसने जाओ जिसू को सब कुछ बता दिया होता है। जाओ जिसू हाथों हाथ हाँ बोल देता है। जाओ जिसू कहता है, ठीक है टीम कोई भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपने मिशन पे ध्यान देना है, मैं जाने के लिए एकदम तैयार हूँ क्योंकि मैं इस देश को शांति में देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता फिर से लड़ाई हो, फिर से कोई अपना किसी अपने को खोए। मैं तैयार हूँ जाने के लिए, बताइए कब जाना है? अपना युवान कहता है, मैं बाद में बताऊँगा जाओ जिसू। जाओ जिसू उठ जाता है और कहता है, ठीक है मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा। और ये कहते ही जाओ जिसू वहाँ से चला जाता है। वूशी कहता है, फिर ये तो बहुत जल्दी मान गया ना? अपना युवान कहता है, तुमने सच क्यों नहीं बताया कि वैन केजिंग जा रहा है उसके साथ? वूशी कहता है, अपने जाओ जिसू ने सीधा यही बोल दिया है कि वो जाने के लिए तैयार है किसी के साथ भी, क्योंकि उसे मिशन कंप्लीट करना है, तो बताना जरूरी थोड़ा था, बस उसने पूछा भी नहीं। युवान कहता है, ये गलत है। वूशी कहता है, जंग और प्यार में सब जायज़ है। और वो एक अजीब सी स्माइल देता है। युवान कहता है, तुम्हारी अजीब सी स्माइल। वूशी कहता है, इस स्माइल में तुम घायल हो गए थे बच्चों। अब हमें बाई को दिखाया जाता है। बाई ने भी सब कुछ बता दिया होता है कि इसका क्या प्लान है। अपना वैन केजिंग कहता है, हमें डीमन वर्ल्ड जाना है, वहाँ के 3 राजाओं से शस्त्रागार की चाबी लेना है और हमारे वर्ल्ड में लाना है ताकि कोई भी बुरा इंसान उस गेट को खोल ना पाए।
है ना। भाई कहता है हाँ। वैन केसिंग कहता है ये साफ साफ पागलपना है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने स्ट्रांग हो? अगर कोई महाशक्तिशाली इंसान आ गया तो तुम क्या करोगे? जो इकरा से लड़के वहाँ पे जा रहा है तुम उसे कमज़ोर समझते हो क्या? भाई कहता है इकरा से कोई लड़ नहीं रहा है, उसको उसकी मनपसंद चीज़ दे के उसे जानने का परमिशन ले रहा है। वैन केसिंग कहता है जो भी हो, बट डीमन वर्ल्ड इतना इजी थोड़ना है। कोई डीमन वर्ल्ड के अंदर जा रहा है और उस शस्त्रागार की चाबी ले रहा है, तुम उसे कमज़ोर समझते हो क्या? अगर वही इंसान डीमन वर्ल्ड में जा सकता है तो वो तुम्हारे पास भी आ सकता है, तुम्हें भी मार सकता है। तुम अपने आप को इतना क्यों स्ट्रांग समझते हो? भाई कहता है क्योंकि मैंने किरमाड़ा को मारने में हेल्प की है। वैन केसिंग कहता है ओह बहुत अच्छी बात है गुरुजी, अब आप ही जाइए, मुझे जाने का शौक़ नहीं है, मुझे डीमन वर्ल्ड नहीं जाना। अपना भाई कहता है ठीक है तो मत जाओ, अगर किरमाड़ा वापस आ गया तो बहुत से लोगों के घर उजड़ते हुए देखना। क्या याद नहीं आ रहा तुम्हारी वो कौन सी आंटी थी? हाँ फूमोंग आंटी, उनका भी घर कैसे उजड़ा था? किरमाड़ा की लड़ाई से ना। क्या हुआ था उनका? उनके पूरी परिवार मर गई थी किरमाड़ा से लड़ते हुए, और भी बहुत से लोग मर जाएंगे। वैन केसिंग की सांसें थोड़ी तेज होने लगती है, वो अपना हाथ बंद कर लेता है। अपना भाई वहाँ से उठ जाता है और कहता है तुम्हारा जो फैसला हो बता देना, मैं तुम पे प्रेशर नहीं दूंगा। और ये कहते ही भाई वहाँ से चला जाता है। भाई एक कार में आया था, उस कार को अपना प्रिंस चला रहा था। प्रिंस कहता है सर वो वैन केसिंग माना क्या? अपना भाई कहता है वो मान जाएगा, मैं उसका ट्रिगर पॉइंट जो छेड़ के आया हूँ। वैन केसिंग को दिखाया जाता है वैन केसिंग सोफे पे बैठ गया होता है, अपने सर पे हाथ रखा होता है, और वैन केसिंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वैन केसिंग पूरा खून से लथपथ हुआ था और अंधेरे में जंगल में ही चला जा रहा था। वैन केसिंग अपने पेट पे हाथ रखा था और वो कह रहा था मुझे भूख लगी है, मुझे खून चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खून चाहिए। वैन केसिंग चलते चलते एक विलेज टाइप एरिया में आ गया होता है। वैन केसिंग उस विलेज को देखता है तो स्मेल लेता है, तो वहाँ पे कोई इंसान नहीं थे, वो डीमनों का विलेज था, वहाँ पे सारे डीमन्स ही थे। वैन केसिंग के चलने की हिम्मत ही नहीं थी। वैन केसिंग जैसे तैसे चलता है, उसके सामने एक औरत आ जाती है जिसके बहुत बड़े बाल थे बट वाइट कलर के थे, और उसने रेड ड्रेस पहना था। वैन केसिंग के सामने वो औरत आ जाती है। वैन केसिंग उसे ही देखने लगता है। अपनी वो औरत कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? वैन केसिंग बस इतना ही कहता है मुझे भूख लगी है, और बेहोश हो जाता है। वैन केसिंग सीधा उस औरत के गोद में जाके गिरता है। वो औरत वैन केसिंग को संभाल लेती है और उस विलेज के अपने वाले कमरे में सुला देती है। बहुत देर बाद वैन केसिंग की नींद खुलती है। वैन केसिंग अपने सामने देखता है तो वही औरत बैठी हुई थी। वो औरत उठती है और कहती है तुम उठ गए? अब वो औरत अपने हाथ में एक वाइन की गिलास लेती है और कहती है तुम वैम्पायर हो ना, तुम्हें भूख लगा है ना, तुम्हें खून चाहिए होगा, ये लो इस गिलास में खून है। ये गिलास बहुत ही अच्छा है, जब एक अंग्रेज़ आया था ना तो वो ये गिलास दे के गया था मुझे। वैन केसिंग फटाफट उस खून के गिलास को ले लेता है और पीने लगता है। वैन केसिंग बच्चों जैसा उसको पूरा ख़त्म कर देता है, बिना कुछ सोचे समझे कि उसके अंदर कुछ मिलावट तो नहीं है। वैन केसिंग पीने के बाद उस औरत को देखता है और धीरे से कहता है शुक्रिया। वो औरत स्माइल करती है और कहती है मेरा नाम फूमोंग है, तुम्हारा नाम क्या है? वैन केसिंग धीरे से बोलता है वैन केसिंग। फूमोंग बोलती है ओह कितना प्यारा नाम है। वैन केसिंग का ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है। वैन केसिंग अपने टेबल पे पड़ी हुई लैम्प को उठा के फेंक देता है और चिल्लाता है तेज। अब हमें अपने चैंगलिंग को दिखाया जाता है। चैंगलिंग, प्रिंस और बाई एक होटल में थे। बाई चैंगलिंग को खाना खिला रहा था और प्रिंस भी उसके साथ ही खा रहा था। बाई चैंगलिंग को हाथ से खाना नहीं खिला रहा है, मतलब उसने उस खाने का पैसा दिया होता है, मतलब वो बाई की तरफ से एक ट्रीट रहता है चैंगलिंग को। चैंगलिंग चुपचाप खा रहा होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता है। बाई कहता है चैंगलिंग एक खतरनाक मिशन है,
तुम क्या करना चाहोगे? मैं पहले ही कह देता हूँ, वो बहुत डेंजर है। चैंगलिंग चुपचाप बाई को देखता है और मुंह में सर हिला देता है बस। बाई कहता है, तुम पूछोगे नहीं क्या है, कहाँ जाना है? चैंगलिंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मेरी मदद की है, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, बताइए क्या मिशन है? भाई स्माइल करता है और चैंगलिंग को भी वो सारी बातें बता देता है, उसका आइडिया। बट भाई चैंगलिंग को बता देता है कि उसके टीम मेंबर वैन केजिंग और जाओ जिसू है। चैंगलिंग इस बात का भी कोई रिएक्ट नहीं करता है। भाई कहता है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है? चैंगलिंग बोलता है, टेंशन किस बात का होगा, मुझे बस अपने मिशन पे ध्यान देना है, उनसे दोस्ती थोड़ा बनाना है, मैं आपका मिशन ज़रूर कंप्लीट करूँगा, बताइए कब जाना है? भाई स्माइल करता है और कहता है, बाद में बताऊँगा। अपना चैंगलिंग कहता है, जी सर ठीक है। अब भाई वहाँ से उठ जाता है और कहता है, तुम अपना खाना कंप्लीट कर लेना, मैं पैसा दे चुका हूँ। और ये कहते ही जाने लगता है। प्रिंस भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। प्रिंस ड्राइवर वाले सीट पे बैठ जाता है और बाई पीछे बैठा हुआ रहता है। प्रिंस कहता है, चैंगलिंग कितना प्यारा बच्चा है ना? बाई कहता है, प्यारा बच्चा है। अब ये बाई को एक बात याद आती है। ये बाई को एक बार केस मिला था कि एक विलेज में बहुत से लोग एक साथ में मर चुके हैं, मतलब उनकी सारी शक्ति एब्जॉर्ब कर ली गई है। बाई उस केस के लिए वहाँ पे जाता है तो देखता है उस विलेज के 1000 लोग मारे चुके हैं और 500 लोग अभी अधमरे हालत में हैं। उस बीमारी वाले विलेज में एक बच्चा एकदम स्ट्रॉन्ग था, उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब फिज़िकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बट मेंटली बहुत ही वीक, और वो बच्चा चैंगलिंग था। और जो ये भाई रहता है ना, उसको चैंगलिंग में ना कुछ सस्पिशियस सा लगता है कि कोई पावर है उस बच्चे में, इसलिए भाई चैंगलिंग को अपने साथ ले जाता है। और उस वक्त चैंगलिंग की माँ मर चुकी थी। अब जब बाई चैंगलिंग के बारे में पता लगवाता है तो उसे पता चलता है कि चैंगलिंग के पास है हीलिंग और टेलीपोर्टेशन की पावर। बाई टेलीपोर्टेशन की पावर जान के इम्प्रेस होता है और हीलिंग की पावर जान के वो समझ जाता है कि चैंग ने ही उन 1000 लोगों को मारा है। अब डीमन कम्युनिटी के हिसाब से चैंगलिंग को जेल होनी थी, उसे जेल कर दिया जाता उम्र भर के लिए। बट भाई चैंगलिंग को जैसे तैसे करके बचा लेता है और अपने साथ काम पे रख लेता है कि वो उसके लिए काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चैंगलिंग ने उन सारे लोगों को कैसे मारा? तो अपना जो चैंगलिंग है ना, वो हीलिंग की पावर यूज़ करता है और हीलिंग की पावर 2 तरीके से यूज़ कर सकता है, एक दूसरों को हील करने के लिए और दूसरा दूसरों की शक्ति अपने अंदर लेने के लिए। मतलब वो दूसरों की शक्ति से अपने आप को हील कर सकता है, उनकी शक्ति एब्जॉर्ब कर सकता है। और चैंगलिंग ने उन 1000 लोगों की शक्ति अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली थी और वो 500 लोगों की आधी शक्ति। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना वैन केजिंग खड़ा था और वो जगह मीटिंग एरिया थी और वैन केजिंग के पास चैंगलिंग एकदम मूर्ति की तरह खड़ा था। और वैन केजिंग चैंगलिंग को देख के बोलता है, यार तो स्टेचू की तरह क्यों खड़ा है, अपने बचपन वाले रूप में ही इतना डिप्रेशन लेके बैठा है, बड़ा हो जाएगा तो क्या ही करेगा। अब ना चैंगलिंग वैन केजिंग की तरफ देखता है बट कुछ कहता नहीं है। चैंगलिंग फिर वैन केजिंग से नजरें हटा लेता है। वैन केजिंग कहता है, एक तो पार्टनर मुझे बिना कर्म का मिला है, अब देखते हैं दूसरा पार्टनर कैसा होता है। वैन केजिंग से जो अपने दूसरे पार्टनर आने का इंतजार कर रहा होता है, उससे अपना पहला पार्टनर तो पता रहता है कि वो चैंगलिंग है, बट दूसरे पार्टनर के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। वैन केजिंग अभी भी सीधा खड़ा था, बात नहीं कर रहा था क्योंकि चैंगलिंग किसी से बात नहीं करता है, वो चुपचाप ही रहता है। अब अचानक से वैन केजिंग को एक कदमों की आहट सुनाई देती है। वैन केजिंग समझ जाता है कि उसका सेकंड पार्टनर आने वाला है। वैन केजिंग अपनी नजरें उस कदमों की आहट पे डालता है और देखता है कि वहाँ से एक लड़का आ रहा है जो और कोई नहीं जाओ जिसू है। जाओ जिसू की क्लोथिंग एकदम ब्लैक थी, ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट जो उसके पूरे नेक तक आ रही थी और एक कोटी जो हल्की वाइट और हल्की ब्लैक कलर की थी
ओह, और उसका वाइट चश्मा मोती वाला, उसके वाइट चश्मे की मोती उसके कान के पास तक जा रही थी। वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसने अपने बाल का हल्का सा पोनीटेल कर रखा था। जाओ जिसू को ऐसे रूप में देख के वैन केसिंग तो देखता ही रह जाता है। उसकी नजरें तो जैसे हट नहीं रही थी। अभी जाओ जिसू की नजरें नीचे थी। वो अपनी हाथ की स्लिप को सही कर रहा था, पर जैसे ही नजरें वैन केसिंग पे पड़ती है वो गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है, तुम मेरे पार्टनर हो। जाओ के चिल्लाने से अपने वैन केसिंग भी होश में आ जाता है और वो भी कहता है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो तुम मेरे पार्टनर हो। वैन केसिंग कहता है, तुम्हारे साथ काम करने से अच्छा मैं खून में जहर डाल के पी लूं। जाओ जिसो बोलता है, तुम इतनी कष्ट मत करो, मैं ही तुम्हें दे दूंगा। वैन केसिंग बोलता है, जरूरत नहीं है, मैं खुद ले लूंगा। वैन और जाओ ऐसे ही नोकझोंक करने लग जाते हैं और बेचारा चैंगलिंग उनसे परेशान हो गया होता है। चैंगलिंग टेलीपोर्ट होके उनसे थोड़ी दूर चला जाता है। वैन और जाओ बहुत देर से लड़ रहे होते हैं। दोनों में से कोई नहीं रुक रहा होता है। दूर खड़ा हुआ चैंगलिंग अपने मन में ही बोलता है, अब मुझे अफसोस हो रहा है इस मिशन को हाँ कहने के लिए। पता नहीं मैं इन दोनों को कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। अब अचानक से दो आवाज आती है जो कहती है, तुम दोनों कभी शांत नहीं हो सकते ना। वो आवाज सुन के अपने वैन और जाओ दोनों शांत हो जाते हैं। वो दो आवाज युआन और ये बाई की थी। वुशी और प्रिंस भी उनके साथ ही आए हुए होते हैं। बाई वैन से कहता है, वैन तुम कभी शांत क्यों नहीं रह सकते। अपना युआन जाओ से कहता है, जाओ वैन तो है ही ऐसा, पर तुम क्यों नहीं शांत रह जाते अगर वो बोलता है तो। अपने वैन और जाओ एक दूसरे की आंखों में गुस्से में देख रहे होते हैं और अपनी आंखों से ही लड़ाई कर रहे होते हैं। हाँ, युआन और भाई अपने मन में ही कहते हैं, इग्नोर कर दिया, बात का जवाब भी नहीं दिया। जाओ फिर युआन से कहते हैं, सर मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अपना वैन केसिंग भी बाई से कहता है, हाँ बूढ़े दानव मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। अब युआन और ये भाई दोनों साथ में बोलते हैं, तुमने पूछा तुम्हारा पार्टनर कौन है, तुम में से किसी ने नहीं पूछा तो मैं बताता क्या। अब ये बात सुन के वो दोनों शांत हो जाते हैं। बट वैन केसिंग बोलता है, ठीक है इस जाओ का तो समझ में भी आता है, बट वो बच्चा चैंगलिंग, मैं बच्चे को क्यों रखूं अपनी टीम में, मैं बेबी सिटिंग नहीं करने वाला। ये बात सुनते ही थोड़ा दूर खड़ा हुआ चैंगलिंग टेलीपोर्ट होकर वहाँ पे आ जाता है और कहता है, मुझे संभालने की जरूरत भी नहीं है, मैं आप दोनों में से किसी पे बोझ नहीं बनने वाला, ये याद रखिएगा। वैन कुछ कहता उससे पहले बाई कहते हैं, ये तुम्हारे मिशन के लिए जरूरी है। अपने चैंगलिंग को हीलिंग आती है और हीलिंग तुम्हारे बहुत काम आएगा। अपना जाओ बोलता है, पर एक बच्चे की जिंदगी हम खतरे में डाल रहे हैं। डीमन वर्ल्ड छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही घातक है। आपने सुना ही होगा, आज तक डीमन वर्ल्ड में जो गया है वो वापस नहीं आया है। आपको पूरा यकीन है कि आप चैंगलिंग को भेजना चाहते हैं। बाई और युआन दोनों साथ में कहते हैं, हाँ हमें पूरा यकीन है, और चैंगलिंग ने भी इस मिशन के लिए हाँ कहा है। जाओ जिसू चैंगलिंग की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि चैंगलिंग ने हाँ कहा है, वो कोई जबरदस्ती नहीं जा रहा। अब अपने वैन और जाओ को एक दूसरे को संभालना पड़ता है क्योंकि उनकी गलती थी, उनने पहले पूछा नहीं था और अब वो मना नहीं कर सकते। वैन केसिंग कहता है, ठीक है हम चलते हैं। अब वैन केसिंग फिर जाने वाला था। बाई कहता है, रुक जाओ एक पर्सन आने वाला है। अपना जाओ बोलता है, कौन आने वाला है। अब जाओ और कुछ बोलता, तभी वहाँ पे एक आवाज आती है जो कहती है, महान जादूगर आ रहा है, महान विच आ रही है, गुरजान आ रही है। अब गुरजान सबके सामने खड़ी हो जाती है। वैन तो गुरजान को जानता था इसलिए कुछ बोलता नहीं है। अपना जाओ जिसू उस लड़की को देख के मन में कहता है, ये तो वही कब्रिस्तान वाली लड़की है ना। अपनी गुरजान जाओ को देख के बोलती है, हाँ मैं वही कब्रिस्तान वाली लड़की हूँ। जाओ हैरान था, वो पूछता है, तुम्हें कैसे पता मैं मन में क्या सोच रहा था। गुरजान बोलती है, अनुमान लगाया बस। अपना वैन केसिंग बोलता है, अब ये मत बोलना कि ये भी हमारे साथ चल रही है, मैं तंग आ जाऊंगा। गुरजान गुस्से में मुंह फुला लेती है। अपना बाई कहता है, ये तुम्हारे साथ जा नहीं रही है, ये बस हथियारों के लिए आई है और तुम्हारे क्लोन बनाने के लिए। अब वो तीनों एक साथ में बोलते हैं हैरान होके, क्लोन बनाने के लिए। गुरजान कहती है, हाँ
क्लोन बनाने के लिए। अब गुजान, वैन, जाओ और चेंगलिंग का तीनों का बाल तोड़ लेती है। तीनों को थोड़ा सा दर्द होता है। वो कहते हैं आउच, ये क्या हरकत थी? गुजान बोलती है अभी देखना ना। अब गुजान उन बालों को अपने हाथों में लेती है, एक मंत्र बोलती है और उन बालों को हवा में छोड़ देती है। अब उन बालों से उन तीनों के क्लोन बन जाते हैं, जिनके पास उनकी यादें थे थोड़ी थोड़ी। अपने तीनों लोग अपने क्लोन को देख के एकदम हैरान थे। गुजान बोलती है जब तक तुम मिशन से नहीं आते तब तक तुम्हारे क्लोन तुम्हारी जगह लेगा, ताकि किसी को कोई भी तकलीफ ना हो। अब अचानक से 3 इंसान एक ही स्कूल में एक ही साथ से गायब हो जाएं तो शक तो होगा ही ना, या फिर परेशानी तो होगी। सब सोचेंगे तुम्हारे बारे में। इसलिए क्लोन बनाना अच्छा आइडिया था। अब अच्छा आइडिया हो कि ना हो, बट मेरे बैंक बैलेंस के लिए तो बहुत अच्छा आइडिया था। अब जो अपनी गुजान है ना, वो बहुत अच्छी खासी विच है, एक अच्छी सी जादूगरनी, बहुत ही पावरफुल। बट उतनी भी नहीं। हाँ, अपने भाई ने गुजान को पैसे दिए थे अपने वैन, जाओ और चेंगलिंग के क्लोन बनाने के लिए, मतलब उनके डुप्लीकेट बनाने के लिए, ताकि जब वो मिशन पे जाए तो उनकी कमी किसी को भी एहसास ना हो, मतलब वो रेगुलर स्कूल जाते रहें। अपना भाई कहता है अब बस करो गुजान, इनको इनकी हथियार दो। गुजान बोलती है ठीक है। अब गुजान अपनी कदमें पीछे लेती है, अपने हाथों को खोल देती है और वहाँ पे टेबल सज जाती है और इस टेबल पे बहुत से हथियार थे, अनोखे अनोखे। हथियारों को देख के जाओ जिसो की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो फटाफट उन हथियारों के पास जाता है। अपना वैन गेजिंग मन में बोलता है एक हथियारा हथियारों के पास जा रहा है, कितना अजीब है ना। अब अपना वैन गेजिंग भी अपनी हथियार चूज करने के लिए उस टेबल के पास चला जाता है। चेंगलिंग को भाई इशारा करता है कि अपने लिए हथियार चूज कर लो, इसलिए चेंगलिंग भी उन हथियारों के पास चला जाता है। अपनी गुजान बोलती है वैसे तो मैंने तुम लोगों के लिए हथियार चूज कर रखे हैं, बट तुम अपना मेन हथियार चूज कर लो जो तुम लेके चलोगे। अब गुजान का मतलब ये है कि एक ऐसा हथियार जो उनके ऑल टाइम हाथ में रहेगा। चेंगलिंग जैसे ही उस टेबल के पास पहुंचता है, गुजान उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है वैसे मैंने तुम्हारे लिए मेन हथियार चूज कर रखा है चेंगलिंग। और फिर गुजान चेंगलिंग को एक वायलेंट देती है जिसके अंदर तलवार लगी थी, मतलब उस तलवार से आप वायलेंट भी बजा सकते हो और लोगों को भी काट सकते हो। अपना वैन गेजिंग कहता है तुम चेंगलिंग को जानती हो? गुजान कहती है आपसे भी अच्छे से जानती हूँ मैं चेंगलिंग को, मैं कब से इसके साथ हूँ। आप तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, बट मैं तो एक जगह ही रहती हूँ ना। अपना चेंगलिंग गुजान के हाथ से वो वायलेंट ले लेता है। गुजान स्माइल करती है और कहती है तुम्हें ये अच्छा लगा? चेंगलिंग कहता है बहुत अच्छा है। गुजान कहती है इन तलवारों से तुम डीमनों को काट सकते हो, और जब इस तलवार से तुम इस वायलेंट को बजाओगे तो इस वायलेंट की आवाज़ दूसरों को भरम में डाल देगी और तुम इसको अलग तरीके से बजा के इसमें से एक लेयर निकाल सकते हो जो लेयर डीमनों को काट देगी बीच में से। अपनी गुजान कहती है जरा ये वेपन चला के तो बताओ कैसा है, बड़े प्यार से बनाया है मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए, एक दिन में ही। अपना भाई कहता है मन में प्यार से तो बहुत बनाया है, बट पैसे कितने लिए हैं, ये कितना लूटती है। अपनी जो गुजान है ना, अपने जादू इस्तेमाल करने का, अपने हथियार बनाने का बहुत ही पैसा लेती है, बहुत ही ज़्यादा। चाहे वो इंसान हो या फिर डीमन, सबसे इक्वल ही पैसा लेती है। बट हाँ, अमीरों से कुछ ज़्यादा लूटती है, इसलिए भाई से उसने कुछ ज़्यादा ही पैसे लिए थे। अपना चेंगलिंग उस वायलेंट को हाथ में ले लेता है, उस तलवार से उस वायलेंट को बचाने लगता है। उस वायलेंट की धुन बहुत प्यारी तो थी, बट वो इल्यूजन क्रिएट कर रही थी। अपनी गुजान कहती है हो ये अच्छे से वर्क कर रहा है, अब तुम दूसरे स्टाइल से चला के बताओ, सॉरी बजा के बताओ। अपना चेंगलिंग उसको जब तेज बजाता है तो उसमें से एक लेयर निकलती है, उसी आवाज़ की एक लेयर। अब वो लेयर लगती है तो वो पिलर बीच में से कट जाता है। ये देख के अपनी गुजान बहुत खुश रहती है कि उसका वेपन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अब उस वायलेंट को चेंगलिंग अपने पीठ पे रख लेता है, मतलब अपने पीठ पे लटका लेता है, वहाँ पे कैरी किया हुआ होता है। अब अपनी गुजान चेंगलिंग को एक बैग देती है जो उसके कमर पे फिट कर देती है। गुजान बोलती है
ये एक जादू ही बैग है, इसमें तुम जो चाहे रख सकते हो, जितना चाहे उतना, बट इसकी भी एक लिमिट है। 1000 से ज़्यादा चीज़ तुम इसके अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। और इसमें मैंने बहुत से हथियार पहले ही डाल चुके हैं, तो तुम अब 500 चीज़ें रख सकते हो इसके अंदर बस। अपना चैंगलिंग कहता है ठीक है। अपनी गुरजान कहती है इस बैग के अंदर सामान रखना बहुत ही आसान है। अपनी आंखें बंद करके किसी चीज़ को छू लेना और बोलना अंदर जाओ, तो वो तुम्हारे बैग के अंदर चली जाएगी। और जब तुम्हें बाहर निकालना होगा तो अपने हाथों को ऐसे पकड़ लेना जैसे कोई सामान पकड़े हो और बोलना बाहर आओ, तो वो बाहर आ जाएगी। अपना चैंगलिंग कहता है ठीक है। अपनी गुरजान वैन और जाओ से कहती है तुम भी हथियार चूज कर लो। अपना वैन कैसिंग बोलता है तुमने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। गुरजान कहती है नहीं बनाया, मेरे पास इतना टाइम नहीं था और इतने पैसे भी इसने नहीं दिए थे जो मैं तुम सबके लिए पर्सनल हथियार बनाऊं। जो अच्छा लगे ले लेना। अब जाओ की नज़र एक तलवार पे पड़ती है जो रेड कलर की थी और वो थोड़ी चमक रही थी। अपना जाओ जिसु जब उस तलवार पे हाथ रखता है तो गुरजान कहती है अच्छी चॉइस है। ये तलवार आग क्रिएट कर सकती है और ये बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ये तलवार एकदम चाबुक की तरह है, इसकी धार बहुत ही तेज है। एक बार कहीं पकड़ ले तो उसका मांस निकाल के ही छोड़ेगी। अपना जाओ जिसु उस तलवार को देखता है, थोड़ा सा यूज करता है और कहता है मुझे यही चाहिए। गुरजान कहती है तो ले लो। अपना जाओ जिसु फिर उस तलवार को अपने कमर पे लटका लेता है। अपनी गुरजान अपने जाओ जिसु को भी सेम टू सेम वही बैग दे देती है। सबने अपने हथियार चूज कर लिए थे, बट अपना वैन केसिंग अभी भी सोच नहीं पा रहा होता है। भाई कहता है जल्दी ले लो। इवान भी कहता है हाँ लेट हो रहा है। अपना वैन केसिंग कहता है ठीक है ले रहा हूँ। फिर वैन केसिंग की नज़र एक डबल वेपन पे पड़ती है जिसे दोनों हाथ से चलाया जा सकता है, मतलब उसको दोनों हाथ से ही चलाते हैं और वो बहुत ही कूल दिख रहा होता है। मैं वीडियो में उस वेपन का फोटो डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। अपना वैन केसिंग उस वेपन को चूज करता है तो गुरजान कहती है आप डबल वेपन यूजर नहीं हैं, ये आप पे भारी पड़ जाएगा। वैन केसिंग कहता है मुझे यही चाहिए। ये कहते ही वैन केसिंग उस वेपन को थोड़ा सा यूज करता है और वो बहुत ही अच्छे से चला लेता है। अपनी गुरजान देखती रहती है और कहती है आपने डबल वेपन चलाना कब सीखा। अपना वैन केसिंग कहता है तुम अभी जानती हो मेरे बारे में छोटी बच्ची। अब अपनी गुरजान वैन केसिंग को भी सेम टू सेम बैग दे देती है। अब गुरजान एक बो टाई निकालती है, तीन निकालती है और रेड कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी, और वो बो टाई तीनों को पहना देती है और कहती है इस बो टाई से तुम जितने भी दूर रहो एक दूसरे से बात कर पाओगे और एक दूसरे की लोकेशन पता कर पाओगे। वैन केसिंग कहता है वाह गुरजान तुम तो बड़े काम की निकली, लगता नहीं था कि तुम काम की होगी। और ये कहते ही गुरजान के कंधे पे अपना हाथ रख लेता है। वैन केसिंग ने जैसे ही गुरजान के कंधे पे हाथ रखा था, जाओ जिसु वैन केसिंग को घूर के देख रहा था और गुरजान के कंधे को जहाँ पे वैन केसिंग का हाथ था। अपनी गुरजान वैन केसिंग का हाथ हटाती है और कहती है भाई टांग खींचना बंद करो मेरा। भाई वर्ड सुनते ही जाओ जिसु का अजीब सा ही इम्प्रेशन हो गया होता है। जाओ जिसु फिर अपनी नज़रें गुरजान और वैन से हटा लेता है। वैन हल्का सा मुस्कुराता है, गुरजान की गाल पे हाथ रखता है और कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना मेरी। गुरजान कहती है मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही, वैसे भी तुम मॉन्स्टर हो, उन सबसे बड़े वाले मॉन्स्टर, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा मुझे पता है। वैन हल्का सा स्माइल करता है। गुरजान स्माइल नहीं करना चाहती थी बट वो फिर भी स्माइल कर ही देती है। वैन और जाओ और चैंगलिंग निकल जाते हैं अपने डीमन वर्ल्ड के ट्रिप के लिए। वो पांचों के पांचों उन्हें बाय बाय कहते हैं और चैंगलिंग उनको टेलीपोर्ट करके डीमन वर्ल्ड के गेट के पास ले जाता है। वो जगह एक घना जंगल था, एक सामने बहुत बड़ा पेड़ था, उसके अंदर एक गेट बना हुआ था जहाँ पे सीढ़ी थी। उस गेट के अंदर बहुत ही लाइटें लग रही थी। अब ये तीनों के तीनों उस गेट को ही देख रहे थे। वैन केसिंग फिर गहरी सांस लेता है और कहता है सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं तुम लोगों से बड़ा हूँ छोटे बच्चे। और ये कहते ही वैन केसिंग अंदर चला जाता है। जाओ जिसु कहता है बकवास बातें, और ये कहते ही जाओ जिसु भी अंदर चला जाता है।
चैंगलिंग अंदर जाने ही वाला था, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। चैंगलिंग इधर उधर देखता है बट वहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए चैंगलिंग भी उस गेट के अंदर चला जाता है।